नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 8 इतिहास पुस्तक के द्वितीय अध्याय का, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। यानी उस समय पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि दो अदालतें चलती थी, एक दीवानी और एक फौजदारी, है ना। उसका अध्ययन हमने कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे, है ना। इस भिन्नता को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। यानी जिससे अलग अलग व्याख्या नहीं की जाए, इसके लिए 11 जो पंडित थे, भारतीय पंडित, उनको भारतीय कानूनों का संकलन यानी एक तरह से सम्मिलित रूप से तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जो उनके द्वारा संकलन किया गया उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा? B हॉलहेड के द्वारा। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। यानी ज़िले जो होते थे भारतीय, उनमें जो सबसे बड़ा पद होता था एक तरह से किसका होता था? कलेक्टर का। ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगाओं की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। यानी जो पुराने जो एक तरह से राजकाज के जो नियम बना रखे थे, है ना, केंद्र बना रखे थे, उनको हाशिए पर एक तरफ यानी एक तरफ उनको हटा दिया। ठीक है। अब देखिए साइड में कुछ लिखा हुआ है, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। क्या है? देखिए, ये देखिए, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाअभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। यानी एक तरह से वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमा महाभियोग का चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इन पर बंगाल पर सही शासन नहीं चलाने का महाभियोग लगाया गया था। उस पर देखिए इन्होंने एक कैसे उत्तेजनापूर्ण जो भाषण दिया था, कैसे है देखिए, मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। यानी ये बातें वहाँ पर जब वारेन हेस्टिंग्स पर अभियोग चला गया तब ये दी गई। ठीक है। आगे देखिए, धर्मशास्त्र क्या होता है? संस्कृति की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीक़ों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। अगला है सवार यानी घुड़सवार। मस्केट क्या होता है? देखिए, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। यानी पैदल जो सैनिक होते थे उनके पास एक बंदूक होती थी जो बहुत भारी होती थी, जिसको क्या कहा जाता? मस्केट। ठीक है। दूसरा है मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। यानी ये प्रारंभिक की तरह से बंदूक होती थी मैचलॉक, जिसमें क्या होता? बारूद भरा जाता था और उसमें माचिस की तीली लगा करके उस बारूद को जलाया जाता था। ठीक है। अब देखते हैं, हम अध्ययन करते हैं कंपनी की फौज, यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो सेना थी, फौज थी, वो कैसी थी, उसका गठन कैसा था और उसके पास कौन से हथियार थे, इस बारे में भी हम जानकारी प्राप्त
करेंगे। ठीक है, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। यानी जो उनकी जो सत्ता थी एक तरह से क्या थी, सैनिक ताकत। क्या थी, सैनिक ताकत। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। यानी मुगलों के पास जो सेना थी कौन सी थी, घुड़सवार और पैदल। ठीक है, उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, क्योंकि उस समय तक बंदूकों का प्रयोग बहुत कम था, है ना। तो उनको एक तरह से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी किसकी दी जाती थी, तीरंदाजी की और तलवारबाजी की। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली सेना वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। यानी जो स्थानीय जो व्यक्ति थे, बहुत सारे किसान जो थे, समृद्ध जो किसान थे, बड़ी बड़ी सेना रखते थे, और जब मुगल शासकों को आवश्यकता होती थी तो ये किसान उनके लिए जरूरत पड़ने पर सेना उपलब्ध कराते थे। ठीक है, 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, यानी एक तरह से पेशेवर यानी एक तरह से नौकरी के नाम पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, उनको भर्ती किया जाने लगा, तो ये सूरत बदलने लगी। यानी ये जो थी पहले की जो एक तरह से सूरत थी, एक तरह से जो स्थिति थी वो बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यह तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। यानी अपनी सेना को क्या कहते थे, सिपाही या आर्मी कहते थे। ठीक है, 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। यानी इन्होंने सेना को आधुनिकता प्रदान की, आधुनिकीकरण सेना का किया गया, और जो घुड़सवार जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उनकी ज़रूरत इनको धीरे धीरे कम होने लग गई। देखिए क्यों हुई थी, इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैच लॉक से ही लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। यानी ये बंदूकें, मस्केट और मैच लॉक जैसी बंदूकें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, और जो घुड़सवार जो सैनिक थे इनको बहुत कम किया गया। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। यानी एक तरह से सेना का जो प्रशिक्षण था वो पूर्ण रूप से बदल दिया गया। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। यानी जो उनकी भावनाएं थी जाति और समुदाय की, उनको नज़रअंदाज यानी अनदेखा अंग्रेज अधिकारी कर देते थे। क्यों नहीं, अपनी अपने समुदाय की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। ठीक है, भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। यानी जो उनके धर्म की जो भावनाएं थी, जाति की जो मान्यताएं थी, उनको जो सैनिक थे वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। ठीक है, क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? यानी उन्होंने सोचा ऐसा कि क्या हम सिर्फ सैनिक हैं, हमारा कोई समुदाय नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, वो ऐसा कैसे मान सकते थे। ठीक है, आगे देखिए, सिपाही क्या महसूस करते थे, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, है ना, इस बात के एहसास में भी बदलाव आ रहे थे। उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। यानी कि 1857 का जो विद्रोह था, एक रूप से सैनिक विद्रोह उसको कहा गया, और उसमें भी हम पढ़ेंगे
यानी इसका मुख्य जो कारण था, इसमें सैनिकों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को आहत किया गया, उन पर कुठाराघात किया गया। आगे देखिए, निष्कर्ष के रूप में हम पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। हमने देखा कि किस तरह उन्होंने हमने यहाँ पर व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की, व्यापार प्रारंभ किया और धीरे धीरे उन्होंने हमारे यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप की तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज़ी से हुई, है ना। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-7 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। यानी समुद्री मार्ग से जब ये आते थे व्यापारी, तो उनको यहाँ आने में 8 या 6-7-8 माह का समय लग जाता था। लेकिन जब से भाप के इंजन चले, जहाज़ चले, तो उनकी जो यात्रा थी ये मात्र 3 हफ्तों में सिमट के करीब लगभग महीने मान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रह गई। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे, परिवार सहित यहाँ पर आकर के बसने लगे। ठीक है, आगे देखिए, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा जो शासन था, अधिकार था, स्थापित हो चुका था। देखिए कितनी तरक्की उन्होंने की, कितना विस्तार अपने शासन का उन्होंने किया। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर, 100 में से 63% भूभाग है उस पर, और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ठीक है, देश के शेष भूभाग पर और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। यानी बाकी जो था उस पर प्रभाव तो था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष परोक्ष था। इसी प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। एक तरह से माना जाए तो हमारे भारत पर इस समय तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी का पूरी रूप से अधिकार हो गया था। देखिए अन्यत्र यानी अन्य जगह के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। कौन पहुँचे? डच। ठीक है, जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। दास होता है एक तरह से व्यक्तियों की खरीद फरोख्त, लोगों की खरीद फरोख्त। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व के दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यानी दासों का जो खरीद फरोख्त होती थी, एक तरह से नीलामी होती थी, उसका आंखों देखा वर्णन एक यात्री ने किया है। वो किस प्रकार किया? देखिए, यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। यानी गाड़ी से हम जा रहे थे और हमने सोचा कि यहाँ पर कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, पशुओं की नीलामी होने वाली है, तो हमने अपनी गाड़ी के लिए नए बैल खरीदने के लिए गाड़ी रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और अपने 3 बच्चे थे। यानी उन्होंने देखा कि नीलामी वहाँ पर किस चीज़ की हो रही थी। एक स्त्री थी और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। जो लोग थे उन्होंने उनको देखा, परखा, जांचा। जिस प्रकार हम पशु खरीदते हैं तो उसको जब हम देखते हैं, उसी तरह उस स्त्री को और उसके बच्चों को देखा गया। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। यानी जो खरीदार थे, है ना, अलग अलग थे। किसी ने बच्चे को ले लिया, किसी ने माँ को ले लिया, किसी ने दूसरे बच्चे को ले लिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यानी उनको अलग अलग किया जा रहा था तो दुखी हो गए और अपने माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। ठीक है, इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए वे असंवेदनशील थे। यानी वहाँ पर जो लोग थे उनके चेहरों पर इस दुख का कोई भाव नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आज हमने इस अध्याय का पूरा वर्णन विस्तार से अध्ययन किया है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।